आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्याधि क्षमत्व के बारे में। व्याधि क्षमत्व क्या है, ये समसामयिक टॉपिक भी है। इस समय जो भारत में चल रही स्थिति, उसमें इस विषय का महत्व, ये हमारे आयुर्वेद की जब स्थापना या आयुर्वेद जब अवतरित या स्थापित, उस समय ही एक विशेष सिद्धांत को लेकर और अन्य सिद्धांतों को लेकर किया, जिसमें से व्याधि क्षमत्व। हालांकि व्याधि क्षमत्व शब्द या पद एक आध बार ही व्यवहृत हुआ है। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वम समम भवति इत्यर्थ। हम इसकी व्याख्या किए चक्रपाणि दत्त, ये व्याधि क्षमत्व क्या है। तो चक्रपाणि दत्त ने दो किए। व्याधि क्षमत्व पहला कहा व्याधि बल विरोधित्व, दूसरा कहा व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक। एक में उसकी मैकेनिज्म, उसकी प्रक्रिया, और दूसरे में उसका रिजल्ट। इस तरह इस व्याधि क्षमत्व को दो रूप में होंगे। व्याधि बल का विरोध और व्याधि उत्पन्न होने से। अन्य शास्त्रों में, सुश्रुत में, भागवत में इसको बल ही कहा गया। आचार्य चरक ने भी बल का दो अर्थ होता है। एक तो बल से हम लोग शारीरिक शक्ति समझते हैं, और दूसरा बलम हलम निग्राह्य दोषाणाम, बलम हलम निग्राह्य रोगाणाम। बल वह है जो रोगों से रोके और दोषों को करते। इस तरह व्याधि क्षमत्व और बल दोनों प्रायः एक अवधारणा व्याधि क्षमत्व, लेकिन उन्होंने कहा कि न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वम समम भवति। सभी व्यक्तियों में ये क्षमता व्याधि क्षमत्व की नहीं, समान रूप से नहीं है। अब खासकर चरक संहिता ने एक कॉन्सेप्ट कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्या है। इसके लिए जो फैक्टर है वो क्या है, तो माना गया कि वो ओज है। उसने तो डायरेक्ट है रसादिनाम सूत्रांतान, वो सूत्र से रस धातु से सूत्र पर्यंत जो सभी धातुओं का सार है वही ओज है, और उसी को बल कहते। और फिर उन्होंने दिया स्वशास्त्र सिद्धांत आयुर्वेद के अनुसार ओज को ही उन्होंने बल कहा। आचार्य चरक ने भी इसको बल कहा। बल के त्रिविध बल में सहज कारण व्यक्ति वहां बल नहीं होता। अब हम लोग आ जाए मूल विषय, ये कैसे आया, ये क्या। तो उन्होंने चरक संहिता में ऐसा आया, वो माने ठीक, हम समदोषा है, समाग्नि है, सब है, सही है, स्वस्थ है। लेकिन अभी कमरे में हम हैं, तीनों दोष हमारे सम है। यदि हम कमरे से बाहर जाएं, धूप में जलियांश का शोषण होगा तो बात का संचय हो जाएगा। अभी शीत में जाएं तो बात की वृद्धि हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि सम की स्थिति तो वैसी करनी है। हम लोग जानते हैं अहोरात्र में भोजन में एक समय
बढ़ता है, एक समय पीठ बढ़ता है, एक समय बढ़ता है। ये सम की स्थिति होगी कब? सम की स्थिति नहीं होगी, इसका मतलब तब उन्होंने कहा कि हम मेरे शरीर में एक ऐसी क्षमता हो प्राकृतिक रूप से, या ऐसी क्षमता बनाई भी जा सकती, या काल के द्वारा ऐसी क्षमता एक्वायर, जिससे किसी भी बाह्य उत्तेजनाओं, आगंतुक कारणों का प्रभाव शरीर पर न पड़े, इससे हमारे शरीर की रक्षा। और इसी अवधारणा को उन्होंने कहा व्याधि। ये व्याधि जर्क संस्था, उन्होंने एक नॉर्म दिया कि आखिर हम जानेंगे कैसे कि ये इस व्यक्ति में व्याधि क्षमत्व है या नहीं। तो उन्होंने एक सामान्य नॉर्म दिया दोनों तरह से, रचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक। रचनात्मक रूप से कहे सम्मान प्रमाण संस्थान पुनर्दृढ़ कारण अर्थात यदि शरीर में मांस संप्रमाण में हो, एक उचित रूप में हो, शरीर की बनावट सहनन कम रूप में हो, इंद्रियां दृढ़ हो, तो विकारणम बलेना भी मिलते, तो रोग का बल उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। यहाँ समसहनन से, बनावट से जितने भी शरीर घटक है, जितना होना चाहिए उस रूप में हो। समसहनन का अर्थ केवल रचनात्मक रूप से ही, बल्कि शरीर के जो अवयव हैं, जो शरीर के कंटेंट हैं, उनको भी अपने निश्चित परिमाण में होना चाहिए। और जब वो निश्चित परिमाण में हो, इसके लिए हम बहुत टेस्ट कराते हैं, वेरिएशन देखते हैं, ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, WBC कितना है, मसल टोन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब ये सब सामान्य हो तब माना जाएगा कि संसहनन है सफल। इसके लिए प्रमाण, शरीर प्रमाण दिया गया है, अंजलि प्रमाण, अंगुली प्रमाण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा कि रचनात्मक रूप से यदि मांस का प्रमाण सम है, बनावट सही है, बॉडी के कंटेंट्स अपने नॉर्मल स्टेट में है, इंद्रियां भी अपना कार्य कर रही है, इस स्थिति में हम मान लिया जाएगा कि ये व्यक्ति इम्यून है और रोग का बल उसका कुछ हानि नहीं। फिर उन्होंने क्रियात्मक रूप से फिजियोलॉजिकली कि हम फिजिकली कैसे करेंगे। पिपासा तपसा शीत व्यायाम समसह संपत्ता समजरा सम्मान। यदि व्यक्ति किसी भी तरह की स्टिमुलस को उत्तेजनाओं, शीत और उष्ण वायु उत्तेजनाओं, दुख प्यास अंतर की उत्तेजनाओं, व्यायाम मैकेनिकल उत्तेजना को यदि सहने की क्षमता रखता है तो उसके अंदर व्याधि। इस तरह से उन्होंने एक व्याधि क्षम व्यक्ति की और इस तरह के जो लक्षण वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि शरीर में कौन सा ऐसा भाव है जो इसके लिए रिष्ट, तो उसके लिए कहा गया ओज। आचार्य सुश्रुत ने इसको बंद। तो ये ओज एक ऐसा घटक है जो व्याधि क्षमत्व के लिए उत्तरदायी। अब प्रश्न है ओज है क्या। ओज का अर्थ उत्पत्ति के अनुसार बल होता है, सुश्रुत ने भी इससे बल का।
ये शरीरस्थ भाव है ओज, लेकिन है क्या? क्या एक स्वतंत्र द्रव्य है या कोई एक शरीर में द्रव्य है जो व्याधि क्षमत्व में भागीदारी करता है? ये प्रश्न विचारण। ये कुछ लोग चक्रपाणी भी टीका में कहे कि कुछ लोग धातु मानते हैं, कुछ लोग आठवीं धातु मानते हैं, लेकिन शास्त्र में ओज को न धातु माना गया, न उपधातु माना गया, न मल माना गया, न उष्ण। ओज एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, बल का एक कॉन्सेप्ट। सूत्र सॉरी रस से लेकर सूत्र तक जितनी धातुएं हैं रचनात्मक, उन रचनात्मक धातु जो प्रत्येक धातु अपना अपना रक्षक भाव है, तो इस पूर्वाद गुण है जिसको दो वर्ग में कर दिया गया। एक 10 के ग्रुप को रक्षात्मक कह दिया गया, बल या ओज, और एक आक्रामक ग्रुप का उसको कह दिया गया विष। ये विष आक्रमण करता है, ओज रक्षा। अब ये 10 गुण जिन जिन शरीरस्थ भाव रहते हैं उसी रूप में, यानी ओज के रूप में रहकर उस धातु को रक्षा, जिसमें अधिकतम गुण होते हैं उससे सीधे ओज भी स्वीकार करते हैं। जैसे रसौसोजा, प्राकृत बलम श्लेष्मा, कफ में ओज के, कफ के जितने गुण हैं सभी ओज के गुण, इसलिए प्राकृतम बलम श्लेष्मा उसी को ओज मान लिया गया। रसौसोजा, जिस धातु में अधिक सबसे अधिक गुण रहे या मैक्सिमम गुण रहे उसे ओज कहते हैं। यानी ये 10 गुण न्यूनाधिक रूप से सातों धातुओं में विद्यमान है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और उसी रूप में वो ओज के रूप में उसका, यदि सभी धातुओं से अलग कर दिया जाए ओज अलग हो जाए, इससे नहीं करता ओज अलग कर दिया तो भी शरीर सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस तरह एक 10 गुणों के, जो 10 गुण डिफेंसिव गुण है उनको ओज कहा गया। और ये आवश्यक नहीं है कि एक धातु में 10 गुण, किसी में 1 गुण, किसी में 2 गुण, किसी में 4 गुण, किसी में 6 गुण, किसी में 7 गुण आदि। ये ओज का एक कॉन्सेप्ट आया, और यही गुण जो होते हैं ओज के, ये 20 के गुणों से रक्षा, जो चक्रपाणी का व्याधि बल विरोधी। अब मान लीजिए कोई लघु आहार लिया, गुरु गुण उसके अंदर ओज का विद्यमान, व्याधि उत्पन्न नहीं करता। लेकिन यदि वो कुछ कम का क्षय है या कम है या गुरु गुण कम है और लघु का बल ज्यादा है, तब वहां पर व्याधि उत्पन्न होता है। इन 20 के 10 गुण से का ओज के 10 गुण विरोध करते, यही व्याधि बल विरोधी। कोई भी द्रव्य सेवन करते तो उन गुणों का अभ्यास करने से ही किसी दोष की वृद्धि होती है या गुण की वृद्धि होती है। समान गुणाभ्यास नहीं वृद्धि करोगे। अब लगातार कोई लघु ही द्रव्य लेता जाए तो उसके शरीर में गुरु कम होगा, यानी ओज का गुरु विरोध नहीं कर पाएगा लघु का, तो व्याधि होगी। यही व्याधि बल विरोध है। इसी प्रकार से इसकी प्रक्रिया। अब ये ओज करता क्या है? ये सभी धातुओं में जो विद्यमान है वो उसका फंक्शन,
आचार्य चरक ने इसका फंक्शन अलग से नहीं किया। इसमें अध्याय में इतना कहा कि जब नासाना विनश्यति, यानी इस ओझ का नाश हो जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं। खास करके परवुज के संबंध में कहा गया तो हृदय। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन बताया कि ये जो गल है या ओझ है, ये करता क्या है, तब फंक्शन क्या है। तब कहे स्त्रीरूप मांस पचता, स्थिरता, मांस का उपचय ये करता है। तो अचेष्टा प्रतिघातक जो भी क्रिया करते हैं और उसका जो होता है परिश्रम का, उससे ये रक्षा करता है, उससे भी ये वो रक्षा करता है, उससे बचाता है। और प्रमुख ये कि बाह्याभ्यंतर करणाम आत्मकरण, करण यानी साधन, बाह्यकरण मतलब आप, और अंतःकरण, बाह्यकरण इंद्रिय, अंतःकरण मन बुद्धि, इनके फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने का ये कार्य। तो इस तरह जैविक क्रिया, जीवन क्रियाओं में भी इसका रोल। तो सुश्रुत ने इसका फंक्शन बताया, ये इसका फंक्शन। आचार्य चरक ने जैसे सुश्रुत ने कहा स्त्रीरूप मांस पचता, मांस का उपचय, तो आचार्य चरक ने भी निश्चित रूप से मांस धातु को ही मार कर दिया। रचनात्मक रूप से भी कहे कि सम्मांस परमाणु, और क्रियात्मक में भी लास्ट में कहे सम्मांस चयन का, मांस का उपचय होता है ये उसका। अब इस पर है कि ये जो ऊज है व्याधि क्षमक जो हमारे, इसके प्रकार इन्होंने कहा कि 3 प्रकार है, सहज नेचुरल, प्राकृतिक, दूसरा कालज एक्वायर्ड, और तीसरा युक्तिक। 3 प्रकार। और इस व्याधि क्षमक को युक्तिकृत करने या प्रकृतक होने या काल से आने, एक ही तात्पर्य है कि जो रोग का क्षेत्र है अधिष्ठान, शरीर और मन, ये दोनों इस तरह से पूर्ण हो जाए कि किसी तरह के बाह्य कारणों या उत्तेजनाओं का इन पर प्रभाव न पड़े। हमारे यहाँ व्याधि के अधिष्ठान दोनों माने गए, शरीर और मन, और शरीर और मन दोनों को में क्षमत्व उत्पन्न करने की विधि बताई गई, अवधारणा बताई गई। आयुर्वेद या चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो शारीरिक व्याधि क्षमत्व के साथ साथ मानसिक व्याधि क्षमत्व का भी कॉन्सेप्ट रखा। अभी चल रही है बात, इस समय जो परिस्थिति भारतवर्ष में, इसमें शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता को, मन को भी उत्साहित करने की बात चल रही है। लेकिन आयुर्वेद का इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक अपना विजन है। जब हम लोग पढ़ते हैं सहज बल, सहज बल में आचार्य चरक क्या कहते हैं, शरीर सत्वयो, क्योंकि दोनों रोग का अधिष्ठान है तो दोनों को ही मूल करना, शरीर को जितना करना वो अपना मन को, और दोनों के क्षमत्व के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एक ही है, वो है ओज का। ओज जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही
मन के मानसिक क्षमत्व के लिए, ब्याज क्षमत्व के लिए भी ये ओझे रिश्ता। अब शारीरिक क्षमता तो समझते हैं कि शीत का इफेक्ट ना हो, कोल्ड का इफेक्ट ना हो, धूप का इफेक्ट हो, प्यास का नहीं, लेकिन मानसिक क्षमत्व का या ब्याज क्षमत्व का क्या तात्पर्य? यदि मन रेगुलेट हो जा रहा है, नियमित हो जाए, तो वो क्षमता। और यदि मन का नियमन नहीं हो पा रहा है, तो इसका अर्थ है उसके अंदर मानसिक क्षमता नहीं है। मन का नियमन करने वाले भाव दो है। एक तो बात है वायु नियंता प्रणेता च मनुष्य, ये गति है, इस तरह से गति से होता है। और दूसरा है धृति, धृति तू नियमात्मिका। धृति मन का नियमन। आज इस स्थिति में जो आपदा आई है कोविड-19, इसमें प्रायः जितने भी विद्वान हैं एक ही कह रहे हैं कि धृति धैर्य बना रहे। क्यों? कि धृति तो नियमात्मिका, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है इसका कि धृति ही मन का नियमन करेगी, साइकिक इम्यूनिटी लाएगी, क्षमत्व लाएगी। जिसके अंदर धृति नहीं है उसके अंदर साइकिक इम्यूनिटी नहीं है। अब ये धृति है साइकिक इम्यूनिटी, मानसिक क्षमता, ये जो कॉन्सेप्ट है धृति के रिस्पॉन्सिबल देखिए कि ओज वर्ग के ही द्रव्य है। किस रूप में? कफ के रूप में। फिर शुक्र के रूप। यदि कफ का हम लोग नॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं क्षमा धृति अलोभस्य कफ कर्मा विकार। जब शुक्र का फंक्शन पढ़ते हैं धैर्य प्रीति, धैर्य और प्रीति, ये दोनों चाहे नॉर्मल कफ सूत्रधात, धातुओं में सूत्रधात, ये इनसे धृति होती है, सूत्र से प्रेम होता है और मन का नियमन होता है, रेगुलेशन होता है। इसके कई उदाहरण हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जिसके अंदर धृति नहीं है, रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके व्यवहार प्रतिदिन देखने को मिलता है। जिसके अंदर धृति है उसका मन नियमन हो जाता है, हम क्यू में लगते हैं तो क्यू के अनुसार हमारा जब आएगा नंबर मिल जाएगा, कमान। लेकिन जिनके अंदर धृति नहीं है उनका मन का नियमन नहीं होता है और वो किसी जेन के प्रकार चाहते हैं कि नहीं हम पहले पहुंचे, शायद हो सकता है कि न मिले। ये धृति का भाव है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो मानसिक रूप से इरिटेट होते हैं और मानसिक संदेह होते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बाय डाइट उतना ही शरीर के लिए क्षमता आवश्यक है, उतना ही मन के लिए। इसमें अलग अलग व्यवस्था नहीं करनी है, एक ही फैक्टर रोज शारीरिक क्षमता के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और मानसिक क्षमता। अच्छा, चरक ने वो क्षय का ही लक्षण, इसी में तीनों को विश्रांत व्यापद अलग से नहीं कहा, उस क्षय का ही लक्षण और उसमें दिया उस क्षय के लक्षण में विभेति दुर्बलो अभीक्षण
ध्यायेत व्यथेन्द्रिय दुच्छायो दुर्मना रुक्ष क्षामस उच्छय लक्षण। तो पहला ही लक्षण उन्होंने दिया मानसिक विभेद, मानसिक लक्षण दिया कि जिसमें वो क्षय हो, वो डरा रहता है, दुर्बलता होती है शरीर, इंद्रियां व्यथित होती है, हमेशा मानसिक ध्यान लगाए रखता है। और दुर्मना, दुर्मना शब्द की टीका किए चक्रपाणी दत्त की दुर्मना मनोबलहीनता, यानी मानसिक या साइकिक इम्यूनिटी की कमी हो जाना। स्पष्ट शब्द किया उन्होंने दुर्मना, मानसिक क्षमता या व्याधि क्षमता कम हो जाती है तो उस स्थिति को दुर्मना का। और जो क्षम है, सक्षम है, वो सौम्य। वहां कहा चरक ने दुर्मना और चक्रपाणी दत्त ने दुर्मना का अर्थ भी दिया मनोबलहीनता। ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है और ऐसा कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं और जगह अभी नहीं। तो आचार्य चरक ने एक ही कॉन्सेप्ट का क्षय की कमी होने पर क्या स्थिति होती है या ओज की कमी होने पर इसको स्पष्ट। आचार्य सुश्रुत ने तीन स्थिति दी, विश्रंस, व्यापक, क्षय। वहां बल शक्ति में तेरे दो साल विश्रंस, व्यापक, क्षय। एक अवस्था होती है विश्रंस, यानी अपने स्थान से उठकर चलना हटना। व्यापक, ओज में ही विकृति आ जाना, जैसे 10 गुण है, 1-2 गुण का विकृत हो जाना। और क्षय का अर्थ एनी हाउ शरीर में रहकर या शरीर से बाहर निकलकर ये तीनों चरक ने इस तरह एक सामान्य रूप से ये दिया कि यदि ओज की कमी हो जाए, की कमी हो जाए, तो ये सामान्य लक्षण हुआ कि शरीर में कोई रोग न विशेष न होकर इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो। लेकिन जब किसी कारण से ओज का क्षय होने लगे, कोई रोग विशेष आए, तब वो लक्षण अलग हो जाता। जैसे हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे, हो जाए छन्ने जन व्याधियां, वो व्याधियां हो जाए तो लक्षण आ जाएगा। राजक्षमा हो जाए, क्षय जन्य है, तो इस तरह की जब व्याधि आती है, व्याधियां आने लगती है, तब उसका स्पेसिफिक लक्षण। लेकिन सुश्रुत ने दिया संधि विश्लेषो, जैसे विश्रंस का दिया, अंग और क्षय में मृत्यु, मांस क्षय एक्सेट्रा, ये एक समान लक्षण कि जब शरीर सभी धातुओं में इसका क्षीणता आ जाती है समान रूप से, तो ये लक्षण होते हैं। लास्ट में तो कहे क्षय में मृत्यु। और 3 स्थितियां होती हैं इसकी विकृति के, विश्रंस, व्यापक, क्षय। व्यापक का अर्थ होता है विकार। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है ये प्रमेह, वातक प्रमेह में बड़ा बढ़िया चरक ने कहा है, उससे समझा जा सकता है कि ओजा पुनर्मधुर स्वभाव, ओज का नॉर्मल होता है स्वभाव मधुर, वायु रक्षा कसायित्व। और वायु क्या करता है, अपने रुक्ष गुण से जलियांश का शोषण। तो मधुर में जल और पृथ्वी है, वायु की रुक्षता से जलियांश शोषण हो गया। अब पृथ्वी के साथ जल डिसअपियर हो गया, वायु अपीयर। तो पृथ्वी प्लस वायु इक्वल टू कसाय। और ओज का जो गुण मधुर था वो हो गया कसाय। फिर कहते हैं वहां से विश्रंस व्यक्तिगत अपने स्थान से चला, विश्रंस की स्थिति। और फिर बाहर यदि निकल गया वो दुनिया में तो क्षय। तो इस प्रकार ये समझा जा सकता है
ये जो आचार्य सुश्रुत ने दिया सामान्य कि यदि अपने हाथ से चलायमान हो जाए तब इसके लक्षण सामान्यता क्या होंगे, इसमें विकार आ जाए तब लक्षण क्या होंगे, क्षय हो जाए एक लक्षण। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि यदि इम्यूनिटी के भाव कम होंगे, शरीर में शरीरस्थ ही आहार विहार से यदि कोई कारण बनने लगे तो एक सामान्य लक्षण आ जाते हैं। जैसे चरक ने कहा दिया विभेद लक्षण जाए, लेकिन यदि कोई रोग विशेष आए रोग से संबंधित वो क्षयजन्य, तब इसका लक्षण अलग। जैसे हम लोग उदाहरण राजक्षमा के पूर्व रूप में भी देखें और 2-3 राजक्षमा के और कारणों में इसमें असर है कि पहला लक्षण वहां आ जाता है प्रतिशय। जब भी देखेंगे कि कुछ है और वो व्याधि आ गई विशेष, तो वहां पूर्व रूप में देखेंगे कि पहला ही पूर्व रूप का लक्षण है प्रतिशय। हो लेकिन वहां रोग हो जाए छज्जन व्याधि, पहली अवस्था में इस तरह की सामान्य प्रक्रिया शीतलता शरीर दौरा एक्सेट्रा आएंगे और तब इस तरह के लक्षण पैदा। या देखेंगे मधुमेह आदि, इनमें जो ऊर्जा क्षय के लक्षण होते हैं अलग और स्पेसिफिक होते हैं विशेष, लेकिन ये जो लक्षण है सामान्य लक्षण है। ये कौन से कि यदि इनमें व्यापक विश्राम हो जाए, क्षय हो जाए, तो ये लक्षण आ सकते। यदि कोई आवश्यक नहीं है कि सभी आए,